नमस्कार। भारत जैसा हम जानते हैं एक बहुत विशाल और विविध देश है और इसे एक साथ जोड़ने वाले धागों में शायद सबसे महत्वपूर्ण है केंद्र और राज्यों के बीच का रिश्ता। हाँ बिल्कुल, ये रिश्ता काफी जटिल भी है और जरूरी भी। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। ये रिश्ता आखिर काम कैसे करता है? संविधान ने जो शक्तियों का बंटवारा किया है, मतलब कानून बनाने की शक्ति, उन्हें लागू करने की, और हाँ, पैसे रुपए के मामलों की शक्ति, वो सब कैसे होता है? हमारे पास इस पर काफी तफसील से जानकारी है। समझिए एक पूरा दस्तावेज ही है। तो कोशिश यही रहेगी कि इसी के जरिए समझे कि भारत में सत्ता का ये संतुलन, ये तालमेल कैसे चलता है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये पूरा ढांचा कैसे काम करता है। तो हम फोकस करेंगे 3 मुख्य पहलुओं पर। पहला, विधायी संबंध, यानी कानून बनाने वाले। दूसरा, प्रशासनिक संबंध, मतलब शासन चलाने वाले। और तीसरा, वित्तीय संबंध, यानी पैसे और टैक्स से जुड़े मामले। सही। और साथ में ये भी देखेंगे कि वक्त के साथ इन रिश्तों में क्या उतार चढ़ाव आए हैं और इनको लेकर जो आयोग वगैरह बने उन्होंने क्या कहा है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं विधायी संबंधों से, मतलब कानून कौन बना सकता है और कहाँ तक बना सकता है। संविधान का भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 इसी बारे में है। हाँ, मोटे तौर पर देखें तो इसमें 4 खास बातें हैं। पहला, कानून का दायरा क्या होगा, मतलब क्षेत्रीय सीमा। दूसरा, कौन किस विषय पर कानून बनाएगा, वो लिस्ट वाली बात। वो 3 सूचियां। हाँ। तीसरा, क्या संसद कभी राज्यों के विषय पर कानून बना सकती है। और चौथा, क्या केंद्र राज्यों के कानून बनाने पर किसी तरह का नियंत्रण रख सकता है। ठीक है। तो पहले दायरे की बात। संसद यानी हमारी केंद्रीय विधायिका, वो पूरे भारत के लिए या उसके किसी एक हिस्से के लिए कानून बना सकती है। हाँ। और मजे की बात यह है कि ये कानून भारत के बाहर जो भारतीय नागरिक हैं या उनकी संपत्ति है, उस पर भी लागू हो सकते हैं। हाँ, जिसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन कहते हैं। ये एक बड़ी शक्ति है संसद के पास। बिल्कुल। और राज्यों का विधानमंडल, राज्य विधानमंडल जो कानून बनाता है, वो सामान्य तौर पर उसी राज्य की सीमा के अंदर लागू होता है, बाहर नहीं। हाँ, एक सूरत है अगर उस कानून के विषय और राज्य के बीच कोई तगड़ा कनेक्शन हो, जिसे सफिशिएंट नेक्सस कहते हैं, तब शायद बाहर भी असर हो, पर वो एक अलग तकनीकी बात है। अच्छा, लेकिन क्या संसद की इस बड़ी शक्ति पर कोई रोक टोक भी है? हाँ, कुछ है। जैसे राष्ट्रपति को देख लीजिए, वो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और लद्दाख के लिए सीधे नियम बना सकते हैं। अच्छा। हाँ, और ये नियम संसद के कानून के बराबर ही माने जाते हैं। वो चाहे तो संसद के किसी कानून को इन इलाकों में बदल भी सकते हैं या रद्द भी कर सकते हैं। और राज्यपालों के पास भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं? हाँ, किसी राज्य का राज्यपाल वहाँ के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ये तय कर सकता है कि संसद का कोई कानून वहाँ लागू होगा या नहीं, या अगर होगा तो कुछ बदलावों के साथ होगा। और असम जैसे कुछ राज्यों में राज्यपाल के पास वहाँ के जनजातीय क्षेत्रों, स्वायत्त जिलों के लिए भी ऐसी ही शक्तियां हैं। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में भी राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास कुछ विशेष नियंत्रण है। समझ गया। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, विषयों का बंटवारा। वो जो 3 लिस्ट की बात हो रही थी, 7वीं अनुसूची। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान ने साफ साफ बांटा है कि कौन किस विषय पर कानून बनाएगा। 3 लिस्ट है। पहली है संघ सूची, यानी लिस्ट 1। इसमें कौन से विषय हैं? इसमें वो विषय हैं जो पूरे देश के लिए अहम है, राष्ट्रीय महत्व के। करीब 100 विषय हैं अब इसमें, जैसे रक्षा, सेना, विदेश मामले, संधि, रेलवे, डाकतार, हवाई मार्ग, बंदरगाह, मुद्रा, बैंकिंग, बीमा, जनगणना, ये सब। इन पर सिर्फ संसद कानून बना सकती है। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ संसद। फिर आते हैं राज्य सूची, यानी लिस्ट 2। इसमें क्या है? इसमें वो विषय हैं जो स्थानीय या क्षेत्रीय महत्व के हैं। करीब 61 विषय, जैसे पुलिस, जेल, स्थानीय शासन यानी पंचायतें, नगरपालिकाएं, जन स्वास्थ्य, साफ सफाई, कृषि, सिंचाई, सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग छोड़कर शराब। इन पर सामान्य तौर पर सिर्फ राज्य का विधानमंडल ही कानून बनाता है। ठीक है। और तीसरी है समवर्ती सूची, लिस्ट 3। इसमें करीब 52 विषय हैं। इन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अच्छा, दोनों? जैसे कौन से विषय? जैसे आपराधिक कानून और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, शादी, तलाक, गोद लेना, जंगल, शिक्षा, ट्रेड यूनियन, बिजली, अखबार, किताबें, प्रिंटिंग प्रेस, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, नापतोल, ये सब।
शिक्षा भी इसी में है। हाँ, पहले ये राज्य सूची में थी, लेकिन 1976 में 42वें संशोधन से इसे और 4 अन्य विषयों वन, नापतोल, वन्यजीव संरक्षण और न्याय प्रशासन को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। अच्छा, तो मतलब इन पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी? जी हाँ। तो फिर सवाल उठता है कि अगर दोनों ने कानून बना दिया और उनमें कोई टकराव हो गया, कोई विरोधाभास हो गया, तब क्या होगा? हाँ, ये एक अहम सवाल है। तो नियम ये है कि अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव होता है, तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। राज्य का कानून उस हद तक शून्य हो जाएगा जिस हद तक वो केंद्रीय कानून के खिलाफ है। यानी केंद्र का पलड़ा भारी है यहाँ भी? हाँ, मोटे तौर पर। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। वो क्या? अगर राज्य ने कोई कानून बनाया और उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रखा गया और राष्ट्रपति ने उस पर अपनी सहमति दे दी, तो फिर वो कानून उस राज्य में मान्य रहेगा, भले ही वो उसी विषय पर बने किसी पुराने केंद्रीय कानून के विरुद्ध क्यों ना हो। अच्छा, तो राज्य का कानून बच सकता है राष्ट्रपति की सहमति से? हाँ, बच सकता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अरे, और क्या है? संसद के पास फिर भी ये अधिकार है कि वो बाद में उसी विषय पर एक और कानून बनाकर राज्य के उस कानून को बदल सकती है या उसे पूरी तरह से खत्म कर सकती है। ओहो, तो मतलब आखिर में शक्ति फिर संसद के पास ही आ गए? कह सकते हैं, संघीय व्यवस्था में टकराव टालने के लिए ये व्यवस्था रखी गई है। अच्छा, एक और बात, ये तो हुई 3 लिस्ट। अगर कोई ऐसा विषय आ जाए जो इन तीनों में से किसी लिस्ट में ना हो तो? हाँ, उसे कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां, रेजिड्यूरी पावर्स। तो संविधान ये कहता है कि ऐसे किसी भी विषय पर जो तीनों सूचियों में नहीं है, कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास होगा। अच्छा, सिर्फ संसद के पास? हाँ, ये व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से ली है। अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है, वहाँ अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती हैं। समझ गया। अच्छा, क्या कभी ऐसा भी होता है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना दे? सामान्य तौर पर तो राज्य ही बनाते हैं। हाँ, सामान्य तौर पर राज्य ही बनाते हैं, लेकिन संविधान 5 ऐसी असाधारण परिस्थितियों का जिक्र करता है जब संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। 5 कौन-कौन सी? पहली, अगर राज्यसभा एक प्रस्ताव पास कर दे। राज्यसभा? हाँ, लोकसभा नहीं? नहीं, राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अगर राज्यसभा अपने उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास करे कि राष्ट्रहित में जरूरी है कि संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाए, तो संसद ऐसा कर सकती है। ये प्रस्ताव कब तक लागू रहता है? ये एक बार में 1 साल के लिए लागू रहता है, लेकिन इसे फिर से प्रस्ताव पास करके कितनी भी बार 1-1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, और इस दौरान बना कानून प्रस्ताव के खत्म होने के 6 महीने बाद तक प्रभावी रहता है। ठीक है, ये हुई पहली स्थिति। दूसरी स्थिति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, अनुच्छेद 352 के तहत, तब संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। और ये कानून कब तक लागू रहते हैं? ये कानून आपातकाल खत्म होने के 6 महीने बाद तक लागू रह सकते हैं। ठीक। तीसरी स्थिति है जब राज्य खुद अनुरोध करें। अगर 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास करके संसद से ये कहें कि आप हमारे लिए राज्य सूची के इस विषय पर कानून बना दीजिए, तो संसद बना सकती है। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, हुआ है। जैसे वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 और मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994, ये इसी तरह राज्यों के अनुरोध पर संसद ने बनाए थे। इस तरह बने कानून क्या सिर्फ उन्हीं राज्यों पर लागू होते हैं जिन्होंने अनुरोध किया था? हाँ, शुरू में उन्हीं पर लागू होते हैं, बाद में कोई और राज्य चाहे तो अपने विधानमंडल में प्रस्ताव पास करके उसे अपने यहाँ भी लागू कर सकता है। और एक खास बात, जब राज्य ऐसा अनुरोध करते हैं तो उस विषय पर कानून बनाने की उनकी अपनी शक्ति खत्म हो जाती है, वो पूरी तरह संसद के हाथ में चली जाती है। अच्छा, चौथी स्थिति? चौथी है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए। अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार या समझौते को लागू करने के लिए जरूरी हो, तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, बिना राज्यों की सहमति के? हाँ, इस मामले में राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं होती। और पांचवी स्थिति है जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो, अनुच्छेद 356 के तहत।
उस दौरान उस राज्य के विधानमंडल की सारी शक्तियां संसद के पास आ जाती हैं। तो संसद उस राज्य के लिए राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ये कानून कब तक लागू रहते हैं? राष्ट्रपति शासन हटने के बाद भी ये कानून लागू रहते हैं। इन्हें बाद में राज्य विधानमंडल चाहे तो बदल सकता है या निरस्त कर सकता है। तो ये 5 स्थितियां हैं जब संसद राज्यों के मैदान में भी खेल सकती है, कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं ये असाधारण स्थितियां हैं। संसद की सीधी कानून बनाने की शक्ति के अलावा क्या केंद्र और किसी तरह से राज्यों के कानून बनाने पर नियंत्रण रख सकता है? हाँ, कुछ और तरीके भी हैं। एक तो राज्यपाल के जरिए। राज्यपाल राज्य विधानमंडल से पास हुए कुछ बिलों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। किन बिलों को? जैसे अगर कोई बिल हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करता हो या संविधान के प्रावधानों के खिलाफ हो या देश हित के खिलाफ हो या किसी केंद्रीय कानून से टकराता हो। और राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं उन पर? राष्ट्रपति उन पर अपनी सहमति दे सकते हैं या रोक सकते हैं। अगर वो सहमति रोक लेते हैं तो बिल खत्म हो जाता है। इसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। अगर वो धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस भी भेज सकते हैं। और कोई तरीका? हाँ, कुछ खास तरह के बिल ऐसे हैं जिन्हें राज्य विधानमंडल में पेश करने से पहले ही राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी जरूरी होती है। जैसे व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर रोक लगाने वाले बिल। अच्छा, और एक और स्थिति है, अगर देश में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा हो तो राष्ट्रपति राज्यों को ये निर्देश दे सकते हैं कि वे अपने सारे धन विधेयक और अन्य वित्तीय विधेयक उनकी सहमति के लिए आरक्षित रखें। बाप रे, तो केंद्र का नियंत्रण तो काफी है विधायी मामलों में। देखिए, ये संतुलन बनाने की कोशिश है। जैसा सरकारीय आयोग ने भी कहा था, ये जो संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है कि टकराव में केंद्र ऊपर रहेगा, ये जरूरी है ताकि व्यवस्था बनी रहे, कंफ्यूजन ना हो, वरना कानूनी अराजकता फैल सकती है। समझ गया। चलिए, ये तो हुई कानून बनाने की बात। अब आते हैं लागू करने पर, यानी प्रशासनिक संबंधों पर। इनका जिक्र अनुच्छेद 256 से 263 में है। हाँ, तो मोटे तौर पर यहाँ भी वही बंटवारा है जो विधायी शक्तियों में था। केंद्र की कार्यकारी शक्ति उन विषयों तक फैली है जिन पर संसद कानून बना सकती है, यानी संघ सूची के विषय, और ये पूरे भारत में लागू होती है। और राज्य की कार्यकारी शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, यानी राज्य सूची के विषय, और ये उसी राज्य की सीमा के भीतर ही काम करती है। और समवर्ती सूची का क्या? उन पर कानून तो दोनों बना सकते हैं, लागू कौन करेगा? ये दिलचस्प है। समवर्ती सूची के विषयों पर कार्यकारी शक्ति सामान्यतः राज्यों के पास ही रहती है। मतलब भले ही कानून संसद ने बनाया हो, उसे लागू करने का काम अमूमन राज्य सरकारें ही करती हैं। अच्छा, हमेशा? नहीं, हमेशा नहीं। अगर संविधान में ही या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून में खास तौर पर यह लिख दिया गया हो कि कार्यकारी शक्ति केंद्र के पास होगी, तब बात अलग है, वरना सामान्य नियम यही है कि राज्य ही लागू करेंगे। क्या राज्यों पर अपनी कार्यकारी शक्ति इस्तेमाल करने में कोई बंदिशें हैं? मतलब क्या केंद्र उन्हें कुछ करने या न करने को कह सकता है? हाँ, संविधान 2 बड़ी बंदिशें लगाता है राज्यों की कार्यकारी शक्ति पर। पहली, हर राज्य को अपनी शक्ति का इस्तेमाल इस तरह करना होगा कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन सुनिश्चित हो। और दूसरी, राज्य की कार्यकारी शक्ति केंद्र की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा या पूर्वाग्रह पैदा नहीं करेगी। मतलब केंद्र अपना काम कर रहा है तो राज्य उसमें अड़ंगा नहीं लगाएगा। और अगर कोई राज्य इन बातों का पालन ना करे तो? यहीं पर केंद्र की निर्देश देने की शक्ति आती है। केंद्र इन दोनों मामलों में राज्यों को जरूरी निर्देश दे सकता है। और अगर राज्य फिर भी निर्देश ना माने तो? तब आता है अनुच्छेद 365 का डंडा। अनुच्छेद 365, ये क्या है? ये अनुच्छेद कहता है कि अगर कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए संविधान के तहत किसी भी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है, तो राष्ट्रपति के लिए ये मानना वैध होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। इसका सीधा मतलब है कि ऐसी स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है केंद्र के पास। क्या केंद्र सिर्फ इन्हीं 2 मामलों में निर्देश दे सकता है? नहीं, कुछ और खास मामलों में भी निर्देश दे सकता है। जैसे
राष्ट्रीय या सामरिक महत्व के संचार साधनों जैसे सड़कें, पुल, जलमार्ग का निर्माण और रखरखाव करने के लिए, राज्य के भीतर रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा के उपाय करने के लिए, राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, राज्य में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाने और लागू करने के लिए। और इन निर्देशों को ना मानने पर भी अनुच्छेद 365 लग सकता है। हाँ, इन पर भी अनुच्छेद 365 लागू होता है। ये तो काफी सख्त व्यवस्था लगती है। कानून बनाने में तो शक्तियां बढ़ी हुई थीं, पर लागू करने में केंद्र काफी दखल दे सकता है। हाँ, प्रशासनिक क्षेत्र में केंद्र का प्रभाव ज्यादा दिखता है, लेकिन इसमें एक लचीलापन भी है। वो कैसे? शक्तियों के आपसी लेन देन से। इसे कहते हैं कार्यकारी शक्तियों का पारस्परिक प्रत्यायोजन। ये क्या होता है? देखिए, राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से केंद्र सरकार के कुछ कार्यकारी काम उस राज्य सरकार को सौंप सकते हैं, शर्ती या बिना शर्त। अच्छा, राष्ट्रपति राज्य को काम सौंप सकते हैं अगर राज्य राजी हो? हाँ, और इसी तरह राज्य का राज्यपाल केंद्र सरकार की सहमति से राज्य सरकार के कुछ कार्यकारी काम केंद्र सरकार को सौंप सकता है। तो ये आपसी सहमति से होता है? हाँ, ये सहमति से होता है, लेकिन केंद्र के पास एक और रास्ता है काम सौंपने का, जिसमें राज्य की सहमति की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्या? संसद कानून बनाकर ऐसा कर सकती है। संसद संघ सूची के किसी विषय से संबंधित कोई शक्ति या कर्तव्य राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को सौंप सकती है, भले ही राज्य सरकार इसके लिए राजी न हो। लेकिन क्या राज्य विधानमंडल भी ऐसा कर सकता है बिना केंद्र की सहमति के? नहीं, राज्य विधानमंडल ऐसा नहीं कर सकता। तो आप देख सकते हैं, प्रत्यायोजन डेलीगेशन के मामले में भी केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है। सही बहाने के और क्या तरीके हैं संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच? कई प्रावधान हैं, जैसे संसद कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित किसी भी विवाद या शिकायत का निपटारा कर सकती है। अच्छा। राष्ट्रपति चाहें तो एक अंतर्राज्यीय परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल का गठन कर सकते हैं, ताकि राज्यों के बीच या केंद्र और राज्यों के बीच साझा हितों के विषयों पर जांच पड़ताल हो सके, चर्चा हो सके और सिफारिशें दी जा सकें। क्या ऐसी कोई परिषद बनी है? हाँ, 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिश पर ऐसी एक स्थायी परिषद बनाई गई थी। और एक और प्रावधान है फुल फेथ एंड क्रेडिट का, मतलब पूरे भारत में केंद्र और हर राज्य के सार्वजनिक अधिनियमों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरी मान्यता दी जाएगी। यानी एक राज्य के दस्तावेज दूसरे राज्य में माने जाएंगे? मोटे तौर पे हाँ। और संसद अंतर्राज्य व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए कोई उपयुक्त प्राधिकरण भी नियुक्त कर सकती है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई प्राधिकरण बना नहीं है। ठीक है, अब जरा इन अखिल भारतीय सेवाओं, ऑल इंडिया सर्विसेज पर आते हैं। IAS, IPS और IFS, भारतीय वन सेवा, ये काफी अनोखी लगती हैं। हाँ, ये वाकई अनोखी हैं भारतीय संघीय व्यवस्था में। इनके सदस्य केंद्र सरकार द्वारा भर्ती और प्रशिक्षित किए जाते हैं, लेकिन वे अपनी सेवाएं केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधीन देते हैं। उन्हें अलग अलग राज्यों के कैडर में बांटा जाता है। तो इन पर नियंत्रण किसका होता है, केंद्र का या राज्य का? दोनों का। तात्कालिक नियंत्रण तो उस राज्य सरकार का होता है जिसके अधीन वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार का ही होता है। वही अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सेवाएं राज्यों की स्वायत्तता कम करती हैं, ये संघीय सिद्धांत के खिलाफ हैं। हाँ, ये आलोचना होती है, लेकिन इनका बचाव इस आधार पर किया जाता है कि ये पूरे देश में प्रशासन का एक उच्च स्तर बनाए रखने में मदद करती हैं। कैसे? क्योंकि ये अफसर देश के किसी भी हिस्से में काम कर सकते हैं, तो एक रूपता आती है। ये केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को भी बढ़ावा देती हैं। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने भी इनका पुरजोर समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि प्रशासन की गुणवत्ता अहम पदों पर बैठे अफसरों की क्षमता पर निर्भर करती है और ये सेवाएं उन्हीं अहम पदों के लिए है। अब न्यायपालिका की बात करें, क्या वो भी केंद्र और राज्यों में बटी हुई है? नहीं, ये एक और खास बात है। भारत में शासन प्रणाली तो दोहरी है, केंद्र और राज्य, लेकिन न्यायपालिका एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड है। एकीकृत मतलब अदालतों का एक ही पदानुक्रम है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट,
उसके नीचे राज्यों के हाई कोर्ट्स और फिर उनके नीचे जिला अदालतें और बाकी निचली अदालतें। तो हाई कोर्ट राज्य के अधीन नहीं होते? नहीं, हाई कोर्ट राज्य के स्तर पे जरूर होते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन काम करते हैं। और अदालतों का ये एक ही सिस्टम केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों को लागू करता है। अमेरिका की तरह अलग अलग संघीय और राज्य न्यायपालिका नहीं है हमारे यहाँ। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और उस राज्य के राज्यपाल की सलाह से। उन्हें हटाने का अधिकार भी संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति को ही है। क्या एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा राज्यों के लिए हो सकता है? हाँ, संसद कानून बनाकर 2 या 2 से ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा हाईकोर्ट यानी कॉमन हाईकोर्ट भी स्थापित कर सकती है। जैसे पंजाब और हरियाणा का एक ही हाईकोर्ट है चंडीगढ़ में, या गुवाहाटी हाईकोर्ट 4 उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए है। ठीक है। और आपातकाल के दौरान प्रशासनिक रिश्तों पर क्या असर पड़ता है? आपातकाल में तो केंद्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 लगा हो तो केंद्र किसी भी मामले पर राज्यों को कार्यकारी निर्देश दे सकता है। राज्य सरकारें निलंबित नहीं होती, लेकिन वे पूरी तरह केंद्र के अधीन आ जाती हैं। और राष्ट्रपति शासन में? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में तो उस राज्य की पूरी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेते हैं। वो इसे राज्यपाल या किसी और प्राधिकारी के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब राज्य सरकार का काम खत्म। और वित्तीय आपातकाल में? वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में केंद्र राज्यों को वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकता है, जैसे खर्चों में कटौती करना, सरकारी कर्मचारियों यहाँ तक कि हाईकोर्ट जजों की तनख्वाह कम करना। केंद्र राज्यों के धन विधेयकों को अपनी मंजूरी के लिए मंगवा सकता है। तो आपातकाल में संतुलन पूरी तरह केंद्र की तरफ झुक जाता है। हाँ, आपातकाल का मतलब ही है असाधारण स्थिति, जिसमें सामान्य संघीय ढांचा कुछ हद तक निलंबित हो जाता है। चलिए अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे पेचीदा पहलू पर, वित्तीय संबंध। पैसा, टैक्स कौन लगाएगा, कौन वसूलेगा, किसे मिलेगा, ये सब संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक दिया गया है। हाँ, ये वाकई थोड़ा जटिल है, लेकिन संविधान ने यहाँ भी शक्तियों का बंटवारा करने की कोशिश की है। कैसे? विधायी शक्तियों की तरह ही टैक्स लगाने की शक्तियों को भी बांटा गया है। संघ सूची में करीब 15 विषय हैं जिन पर टैक्स लगाने का एकाधिकार संसद को है। जैसे आयकर, कृषि आय को छोड़कर, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, शराब, अफीम आदि को छोड़कर, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, संपत्ति कर, एग्रीकल्चर लैंड छोड़कर, सेवा कर वगैरह। और राज्य सूची में? राज्य सूची में करीब 20 विषय हैं जिन पर टैक्स लगाने का एकाधिकार राज्य विधानमंडल को है, जैसे कृषि आय पर टैक्स, भूमि और भवनों पर टैक्स, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर शुल्क, शराब और नशीले पदार्थों पर उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, अखबारों को छोड़कर, वाहनों पर टैक्स, सट्टेबाजी और जुए पर टैक्स, मनोरंजन कर, व्यवसाय कर, प्रोफेशन टैक्स। और समवर्ती सूची, क्या उसमें भी टैक्स है? दिलचस्प बात यह है कि समवर्ती सूची में टैक्स लगाने का कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। सिर्फ 3 छोटे मोटी प्रविष्टियां हैं जो अब ज्यादा प्रासंगिक नहीं रहीं। तो टैक्स के मामले में या तो केंद्र लगाएगा या राज्य, साझा शक्ति नहीं है। और अवशिष्ट शक्तियां, अगर कोई नया टैक्स हो जो किसी लिस्ट में ना हो, वो शक्ति भी संसद के पास ही है। जैसे उपहार कर, व्यय कर इसी अवशिष्ट शक्ति के तहत लगाए गए थे। ठीक है, लेकिन टैक्स लगाना एक बात है, उसे वसूलना और फिर उसका पैसा किसे मिलेगा यह अलग बात है। हाँ, यहीं पर असली व्यवस्था आती है। संविधान सिर्फ टैक्स लगाने की शक्ति, पावर टू लेवी ही नहीं बांटता, बल्कि उसे वसूलने, कलेक्ट और उससे मिले पैसे को रखने या बांटने, अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूट की व्यवस्था भी बताता है। अच्छा, तो ये कैसे होता है? क्या सारे टैक्स जो केंद्र लगाता है वो खुद ही रखता है? पर उन्हें वसूलते और पूरी तरह रखते राज्य हैं, जैसे कुछ स्टैम्प ड्यूटी, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक आदि पर, और दवाइयों, सौंदर्य प्रसाधनों पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी अनुच्छेद 268। फिर है सेवा कर, सर्विस टैक्स। ये अनुच्छेद 268A के तहत आता है। इसे लगाता केंद्र है, लेकिन इसकी वसूली और उपयोग का तरीका संसद तय करती है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल हो सकते हैं। हालांकि GST आने के बाद इसकी प्रासंगिकता बदल गई है। कुछ टैक्स ऐसे हैं जो केंद्र लगाता और वसूलता है, लेकिन उनकी पूरी कमाई राज्यों को सौंप दी जाती है, जैसे अंतर्राज्यीय व्यापार या
वाणिज्य के दौरान वस्तुओं की खरीद या बिक्री पर लगने वाला टैक्स CST या माल ढुलाई पर टैक्स अनुच्छेद 269। फिर आता है सबसे बड़ा हिस्सा अनुच्छेद 270 के तहत आने वाले टैक्स। ये वो टैक्स हैं जो केंद्र लगाता और वसूलता है, लेकिन इनसे होने वाली कुल कमाई नेट प्रोसीड्स को केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है। इसमें कौन से टैक्स आते हैं? इसमें संघ सूची के लगभग सभी टैक्स आ जाते हैं, सिवाय उन कुछ के जिनका मैंने पहले जिक्र किया और सरचार्ज व सेस को छोड़कर, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, केंद्रीय उत्पाद शुल्क वगैरह। ये बंटवारा कैसे होता है? कौन तय करता है कि राज्यों को कितना हिस्सा मिलेगा? ये वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तरीके से होता है। अच्छा, और आपने सरचार्ज का जिक्र किया? हाँ, अनुच्छेद 271 के तहत संसद किसी भी टैक्स जो अनुच्छेद 269 और 270 में आते हैं पर कभी भी सरचार्ज यानी अधिभार लगा सकती है, और सरचार्ज से होने वाली पूरी कमाई सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को मिलती है। उसे राज्यों के साथ बांटने की जरूरत नहीं होती। ओहो, ये तो केंद्र के लिए एक अतिरिक्त कमाई का जरिया है। बिल्कुल। और आखिर में वो टैक्स हैं जो राज्य सूची के तहत आते हैं। उन्हें राज्य सरकारें ही लगाती हैं, वसूलती हैं और पूरी कमाई भी खुद ही रखती हैं। ठीक है, ये तो टैक्स का बंटवारा हुआ। क्या राज्यों के टैक्स लगाने पर कोई सीमाएं भी हैं? हाँ, कुछ है। जैसे व्यवसाय कर, कोई भी राज्य किसी एक व्यक्ति पर 2500 रुपये प्रतिवर्ष से ज्यादा नहीं लगा सकता। बिक्री कर पर भी कुछ रोक थी? हाँ, GST आने से पहले थी। राज्य 4 स्थितियों में बिक्री या खरीद पर टैक्स नहीं लगा सकते थे। राज्य के बाहर होने वाली बिक्री, आयात निर्यात के दौरान, अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान और संसद द्वारा घोषित विशेष महत्व के सामान की बिक्री पर। और बिजली पर टैक्स? राज्य बिजली की खपत या बिक्री पर टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे केंद्र सरकार द्वारा खपत की गई बिजली पर या रेलवे द्वारा निर्माण, रखरखाव या संचालन में इस्तेमाल की गई बिजली पर राज्य टैक्स नहीं लगा सकते। टैक्स बंटवाने की व्यवस्था में समय के साथ कुछ बड़े बदलाव भी हुए हैं। हाँ, 2 संशोधन बहुत महत्वपूर्ण रहे। एक तो 80वां संशोधन 2000, जिसने 10वें वित्त आयोग की सिफारिश लागू की। पहले क्या होता था कि सिर्फ इनकम टैक्स और कुछ एक्साइज ड्यूटी ही राज्यों से बांटी जाती थी। इस संशोधन ने व्यवस्था बदली और कहा कि कुछ टैक्सों को छोड़कर बाकी सभी केंद्रीय टैक्सों से होने वाली कुल आय का एक निश्चित प्रतिशत, शुरुआत में 29% राज्यों को मिलेगा। इसे ऑल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन कहा गया। और दूसरा था 88वां संशोधन 2003, जिसने सेवा कर के लिए नया अनुच्छेद 268A जोड़ा। हालांकि अब GST ने पूरी व्यवस्था को काफी हद तक बदल दिया है, खासकर अप्रत्यक्ष करों के मामले में। GST एक बड़ा बदलाव रहा है। अच्छा, टैक्स के अलावा गैर कर राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू के स्रोत क्या हैं? केंद्र के मुख्य स्रोत हैं डाक और तार, रेलवे, बैंकिंग, प्रसारण, सिक्के ढालना, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम वगैरह। राज्यों के हैं सिंचाई, वन, मत्स्य पालन, राज्य सार्वजनिक उपक्रम वगैरह। टैक्स बंटवारे के अलावा क्या केंद्र राज्यों को और भी कोई वित्तीय सहायता देता है? हाँ, बिल्कुल। टैक्सों में हिस्से के अलावा संविधान केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान, ग्रांट्स एंड एड देने का भी प्रावधान करता है। अनुदान ये कितने तरह के होते हैं? मुख्य रूप से 2 तरह के, सांविधिक अनुदान स्टैट्यूटरी ग्रांट्स और विवेकाधीन अनुदान डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। इनमें क्या फर्क है? सांविधिक अनुदान अनुच्छेद 275 के तहत दिए जाते हैं। ये संसद द्वारा उन राज्यों को दिए जाते हैं जिन्हें वित्तीय सहायता की जरूरत होती है, सभी राज्यों को नहीं। अलग अलग राज्यों को अलग अलग राशि मिल सकती है। ये जरूरत कौन तय करता है? ये वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है। ये अनुदान भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होते हैं। इसमें राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण या अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को बढ़ाने के लिए विशेष अनुदान भी शामिल हैं। ठीक है। और विवेकाधीन अनुदान, ये अनुच्छेद 282 के तहत आते हैं। ये केंद्र या राज्य दोनों किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए दे सकते हैं, भले ही वो विषय उनकी विधायी सूची में न हो। केंद्र इसी प्रावधान का इस्तेमाल करके राज्यों को अनुदान देता है। इन्हें विवेकाधीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देना केंद्र की मर्जी पर है, वो कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। ये अनुदान क्यों दिए जाते हैं? अक्सर ये योजना आयोग, अब नीति आयोग की सिफारिशों से जुड़े होते हैं और इनका मकसद राज्यों को राष्ट्रीय योजनाओं के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करना होता है। एक तरह से ये केंद्र को राज्यों पर वित्तीय प्रभाव डालने का एक तरीका भी देते हैं। क्या ये अनुदान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं?
हाँ, दिलचस्प बात यह है कि कुल अनुदानों में इनका हिस्सा सांविधिक अनुदानों से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। इसने योजना आयोग को और अब नीति आयोग को वित्तीय मामलों में काफी शक्तिशाली बना दिया था। आपने वित्त आयोग का कई बार जिक्र किया। ये क्या संस्था है और इसका क्या काम है? वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है। राष्ट्रपति हर 5 साल में या जरूरत पड़ने पर उससे पहले भी इसका गठन करते हैं। ये एक अर्ध न्यायिक संस्था है। इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है राष्ट्रपति को सिफारिशें देना। किन किन मुद्दों पर? पहला, केंद्र और राज्यों के बीच टैक्सों से होने वाली शुद्ध आय का बंटवारा कैसे हो और राज्यों के बीच उनका हिस्सा कैसे आवंटित हो। दूसरा, राज्यों को सहायता अनुदान अनुच्छेद 275 वाले किन सिद्धांतों पर दिए जाने चाहिए। तीसरा, राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को बढ़ाने के लिए राज्य की संचित निधि को कैसे मजबूत किया जाए। और चौथा, कोई भी अन्य मामला जो राष्ट्रपति देश के सुदृढ़ वित्त के हित में इसे सौंपे। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। ये तो केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का संतुलन बनाती है। बिल्कुल, इसे भारतीय राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र माना जाता है। इसकी सिफारिशें सलाहकारी होती हैं, लेकिन सरकार आमतौर पर इन्हें मान लेती है। क्या राज्यों के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए भी कोई खास प्रावधान है? हाँ, संविधान कहता है कि कुछ खास तरह के बिल संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश जरूरी है। कौन से बिल? जैसे कोई ऐसा बिल जो ऐसा टैक्स लगाता या बदलता है जिसमें राज्यबद्ध है, जैसे कृषि आय पर टैक्स, या जो कृषि आय शब्द की परिभाषा को बदलता है, या उन सिद्धांतों को प्रभावित करता है जिनसे राज्यों को पैसा बांटा जाता है, अनुच्छेद 270 वाला बंटवारा, या संघ के उद्देश्यों के लिए कोई सरचार्ज लगाता है। ठीक है। अब उधार लेने के बारे में क्या नियम है? केंद्र सरकार भारत की संचित निधि की गारंटी पर भारत के भीतर या बाहर कहीं से भी उधार ले सकती है, लेकिन संसद द्वारा तय सीमा के भीतर। और राज्य सरकारें? राज्य सरकारें सिर्फ भारत के भीतर ही उधार ले सकती हैं, अपनी राज्य की संचित निधि की गारंटी पर, बाहर से नहीं, और वो भी राज्य विधानमंडल द्वारा तय सीमा के भीतर। क्या राज्य अपनी मर्जी से कभी भी उधार ले सकते हैं? नहीं, एक बड़ी शर्त है। अगर किसी राज्य पर केंद्र सरकार का कोई कर्ज बकाया है या किसी ऐसे कर्ज की गारंटी केंद्र ने दी है जो अभी चुकाया नहीं गया है, तो वो राज्य केंद्र सरकार की सहमति के बिना कोई नया कर्ज नहीं ले सकता। केंद्र चाहे तो सहमति देते समय शर्तें भी लगा सकता है। यहाँ भी केंद्र का नियंत्रण है। अच्छा, क्या सरकारें एक दूसरे की संपत्ति पर टैक्स लगा सकती हैं? नहीं, यहाँ आपसी छूट का सिद्धांत है। केंद्र की संपत्ति को सभी राज्य करों जैसे संपत्ति कर, नगर पालिका कर से छूट प्राप्त है। हमेशा? हाँ, जब तक कि संसद कानून बनाकर इसकी इजाजत न दे दे। लेकिन ध्यान रहे, केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कंपनियों या निगम इस छूट के दायरे में नहीं आती। उन पर राज्य टैक्स लगा सकते हैं क्योंकि वो अलग कानूनी इकाई है। और क्या केंद्र राज्य की संपत्ति पर टैक्स लगा सकता है? सामान्य तौर पर नहीं। राज्य की संपत्ति और आय को केंद्रीय कराधान से छूट प्राप्त है। लेकिन अगर राज्य सरकार कोई व्यापारिक या व्यावसायिक काम कर रही है जो सामान्य सरकारी कामों से अलग है, तो संसद चाहे तो उस व्यापारिक गतिविधि से होने वाली आय या उस संपत्ति पर टैक्स लगा सकती है। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि ये छूट सिर्फ सीधे टैक्सों पर है। केंद्र सरकार राज्यों द्वारा आयात या निर्यात किए जाने वाले माल पर कस्टम ड्यूटी लगा सकती है और राज्य में उत्पादित माल पर एक्साइज ड्यूटी भी लगा सकती है। ठीक है। और आपातकाल में वित्तीय संबंधों पर क्या असर पड़ता है? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को होने वाले वित्तीय हस्तांतरण, टैक्स का हिस्सा और सांविधिक अनुदान को कम या रद्द करने का आदेश दे सकते हैं। ये आदेश उस वित्तीय वर्ष के अंत तक लागू रहता है जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। और वित्तीय आपातकाल में? वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में तो केंद्र राज्यों को कई तरह के वित्तीय निर्देश दे सकता है, जैसे सरकारी कर्मचारियों, हाईकोर्ट जजों सहित कि तनख्वाह कम करना, सभी धन विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजना। तो ये तो वह संवैधानिक ढांचा, काफी जटिल और कई परतों वाला। लेकिन असलियत में ये रिश्ते कैसे रहे? क्या हमेशा सब ठीक ठाक चला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरू के सालों में, मतलब आजादी के बाद, करीब 1967 तक
मामला काफी हद तक सहज था। इसकी बड़ी वजह थी कि केंद्र और ज्यादातर राज्यों में एक ही पार्टी यानी कांग्रेस की सरकार थी, तो आपसी समझ और तालमेल बना रहता था। 1967 के बाद क्या बदला? 1967 के चुनावों में कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें सत्ता में आईं। यहीं से केंद्र और राज्यों के बीच टकराव और तनाव का दौर शुरू हुआ। राज्यों ने ज्यादा स्वायत्तता, ऑटोनॉमी की मांग उठानी शुरू की। उन्होंने महसूस किया कि केंद्र उनके अधिकारों में ज्यादा दखल दे रहा है, खासकर वित्तीय मामलों में। किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा तनाव देखने को मिला? कई मुद्दे थे जो बार बार उठते रहे, जैसे राज्यपाल का पद, उनकी नियुक्ति का तरीका, उनकी भूमिका, खासकर जब राज्य में विपक्षी दल की सरकार हो, उन्हें हटाने का तरीका, उन पर केंद्र के एजेंट की तरह काम करने के आरोप लगे। अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल, राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार। राज्यों ने आरोप लगाया कि केंद्र इसका राजनीतिक दुरुपयोग करता है विपक्षी सरकारों को गिराने के लिए। कानून व्यवस्था, राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ की तैनाती पर राज्यों को आपत्ति होती थी। वे इसे अपने अधिकार क्षेत्र में दखल मानते थे। वित्तीय मामले, राज्यों की शिकायत रहती थी कि उन्हें वित्तीय संसाधनों के बंटवारे में पर्याप्त हिस्सा नहीं मिलता और केंद्र विवेकाधीन अनुदानों के जरिए उन पर ज्यादा नियंत्रण रखता था। योजना आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठे। अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, आईपीएस अफसरों को लेकर भी राज्यों की कुछ आपत्तियां थीं। अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यों के बिलों पर राष्ट्रपति की सहमति में देरी या इनकार। इन कदमों को कम करने के लिए क्या कुछ किया गया? कोई आयोग या समिति बनी? हाँ, समय समय पर कई कोशिशें हुई। सबसे पहले 1966 में केंद्र सरकार ने ही प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी बनाया था, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। इसकी एक अध्ययन टीम ने केंद्र राज्य संबंधों पर रिपोर्ट दी। 1969 में इसने अंतर्राज्यीय परिषद बनाने, योग्य और निष्पक्ष राज्यपाल नियुक्त करने, शक्तियों का ज्यादा से ज्यादा हस्तांतरण राज्यों को करने और राज्यों को ज्यादा वित्तीय संसाधन देने जैसी कई सिफारिशें की। लेकिन केंद्र सरकार ने इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और राज्यों की तरफ से भी कुछ हुआ? हाँ, 1969 में तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में राजमन्नार समिति बनाई। इसने तो बहुत उग्र सिफारिशें की। कहा कि राज्यों को अतिरिक्त स्वायत्तता मिलनी चाहिए, अंतर्राज्यीय परिषद तुरंत बननी चाहिए, वित्त आयोग को स्थायी निकाय बनाना चाहिए, योजना आयोग खत्म होना चाहिए, अनुच्छेद 356, 357 और 365 पूरी तरह हटा देने चाहिए और अखिल भारतीय सेवाओं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस को खत्म कर देना चाहिए। बाप रे, ये तो बहुत रेडिकल था। केंद्र ने क्या किया? केंद्र सरकार ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। फिर 1973 में पंजाब में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया। इसने भी राज्यों को ज्यादा अधिकार देने की बात कही और मांग की कि केंद्र का अधिकार क्षेत्र सिर्फ रक्षा, विदेश मामले, संचार और मुद्रा तक सीमित होना चाहिए, बाकी सब और अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को मिलनी चाहिए। 1977 में पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने भी एक ज्ञापन मेमोरेंडम जारी किया, जिसमें संविधान को सही मायने में संघीय बनाने, केंद्र के अधिकार कम करने, अनुच्छेद 356, 357, 360 हटाने, राज्यों को राजस्व का 75% हिस्सा देने, राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां देने और अखिल भारतीय सेवाएं खत्म करने जैसे सुझाव थे। इसे भी केंद्र ने स्वीकार नहीं किया। मतलब राज्यों की मांगें काफी मजबूत थी, पर केंद्र मानने को तैयार नहीं था। फिर सरकारिया आयोग आया। हाँ, इन सब मांगों और तनावों के बीच 1983 में केंद्र सरकार ने जस्टिस आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग बनाया। सरकारिया आयोग का काम था केंद्र राज्य संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा करना और बदलाव के लिए सिफारिशें देना। इसने बहुत विस्तार से काम किया और 1988 में अपनी रिपोर्ट दी। इसकी मुख्य बातें क्या थीं? क्या इसने भी राजमन्नार समिति जैसी सिफारिशें की? नहीं, सरकारिया आयोग का नजरिया काफी संतुलित था। इसने संविधान के मूल ढांचे या बुनियादी संस्थागत व्यवस्था में बड़े बदलाव का समर्थन नहीं किया। इसने माना कि देश की एकता और अखंडता के लिए एक मजबूत केंद्र जरूरी है, लेकिन साथ ही कहा कि जरूरत से ज्यादा केंद्रीकरण ठीक नहीं है।
इससे अलगाववाद बढ़ सकता है। इसने सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर जोर दिया। कुछ प्रमुख सिफारिशें? बहुत सारी थीं, करीब 247। कुछ मुख्य थीं। एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के तहत बनाई जाए। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल बहुत ही संयम से केवल आखिरी विकल्प के तौर पर किया जाए जब सारे विकल्प खत्म हो गए हों। अखिल भारतीय सेवाओं को और मजबूत किया जाए और कुछ और ऐसी सेवाएं बनाई जाएं। राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राज्य के मुख्यमंत्री से प्रभावी सलाह मशवरा किया जाना चाहिए। ये प्रक्रिया संविधान में ही लिख देनी चाहिए। राज्यपाल को 5 साल का कार्यकाल मिलना चाहिए और उन्हें आसानी से नहीं हटाया जाना चाहिए। अवशिष्ट शक्तियां, टैक्स वाली भी, संसद के पास ही रहनी चाहिए, लेकिन समवर्ती सूची पर कानून बनाने से पहले राज्यों से सलाह लेनी चाहिए। जोनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषदों को फिर से सक्रिय किया जाए। क्या सरकार ने इसकी सिफारिशें मानी? केंद्र सरकार ने इसकी कई सिफारिशें लागू की हैं, करीब 180। सबसे महत्वपूर्ण था 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल में भी कुछ संयम आया, खासकर एसआर बम्बई मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले 1994 के बाद, जिसने सरकारिया आयोग की बात को ही बल दिया। और सरकारिया आयोग के बाद 2007 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक और आयोग बनाया। पुंछी आयोग को पिछले 2 दशकों में आए बदलावों जैसे उदारीकरण, गठबंधन सरकारें, पंचायती राज के संदर्भ में केंद्र राज्य संबंधों की फिर से समीक्षा करने को कहा गया। इसने 2010 में अपनी रिपोर्ट दी। पुंछी आयोग ने क्या कहा? पुंछी आयोग ने भी सहकारी संघवाद पर बहुत जोर दिया। इसने माना कि केंद्र को उन विषयों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो राष्ट्रीय हित के हैं और राज्यों को स्थानीय विषयों पर ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए। इसकी कुछ प्रमुख सिफारिशें थीं। समवर्ती सूची पर कानून बनाने से पहले राज्यों के साथ व्यापक सहमति बनाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। राज्यपालों का कार्यकाल 5 साल का तय होना चाहिए और उन्हें हटाने के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग जैसी प्रक्रिया होनी चाहिए। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए स्पष्ट संवैधानिक दिशा निर्देश होने चाहिए। अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए बम्बई मामले के दिशा निर्देशों को संविधान में शामिल करने पर विचार हो। जरूरत पड़े तो पूरे राज्य के बजाय सिर्फ प्रभावित इलाके में ही स्थानीयकृत आपातकाल, लोकलाइज्ड इमरजेंसी लगाने का प्रावधान हो, जो कम समय के लिए हो। अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी को और मजबूत और प्रभावी बनाया जाए। राज्यसभा में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व देने पर विचार हो। वित्त आयोग और योजना आयोग, अब नीति आयोग, के बीच बेहतर तालमेल हो। इस रिपोर्ट का क्या हुआ? इसकी रिपोर्ट पर अभी विचार विमर्श चल रहा है और कई सिफारिशें अभी लागू होनी बाकी हैं। तो हमने देखा कि भारत का ये जो संघीय ढांचा है, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का कितना जटिल और लगातार विकसित होता तना बना बुना गया है। ये संतुलन ही एक तरह से देश की एकता और विविधता को साधे रखने की कुंजी है। बिल्कुल, और ये संतुलन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये बदलता रहता है। कभी केंद्र की तरफ झुकता है, कभी राज्यों की तरफ। आज की इस पूरी चर्चा से, खासकर पुंछी आयोग के सहकारी संघवाद पर जोर देने के बाद, एक सवाल मन में आता है। हाँ, जरूर। भविष्य में हमारे सामने कई ऐसी चुनौतियां हैं या होंगी, जैसे मान लीजिए जलवायु परिवर्तन है, या कोई बड़ी महामारी है, या फिर डिजिटल गवर्नेंस और डेटा प्राइवेसी जैसे मुद्दे हैं। ये सब किसी एक राज्य की सीमा में नहीं बंधे हैं। इनका असर तो पूरे देश पर बल्कि दुनिया पर पड़ता है। सही बात है। तो ऐसी साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए केंद्र और राज्यों को शायद आज से भी ज्यादा नजदीकी सहयोग और साझेदारी की जरूरत होगी। तो सोचने वाली बात यह है कि ये जो सहकारी संघवाद का विचार है, इसे भविष्य की इन चुनौतियों के लिए और कितना विकसित करने की जरूरत है, इसे और कैसे मजबूत और व्यावहारिक बनाया जा सकता है। ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है, जिस पर आगे और सोचने और शायद काम करने की भी जरूरत होगी। इसी विचार के साथ आज की यह गहन चर्चा यही समाप्त करते हैं।